इंजन की सरकारों में महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं। ये लड़की ये टीचर थी, ये पढ़ना चाहती थी, ये अपनी ट्रेनिंग करके वापस लौट रही थी और जिस तरीके से इनके साथ हुआ और उसकी सच्चाई को सामने आने से जिस तरह से रोका गया, कुछ बहुत दबंग, कुछ बहुत शक्तिशाली लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं जिनको बचाने के लिए ये किया जा रहा है। तरफ महिलाओं को अपनी पसंद की स्वतंत्रता के ऊपर उनके कैसे हमला किया जा रहा है, कैसे पितृसत्ता को संरक्षण राजकीय ताकतों द्वारा दिया जा रहा है। इसका दर्शन आरएसएस का है। मौजूदा हिंदुत्ववादी दर्शन की सरकार जिस तरह से राज में है, उनके दौर में ना आदिवासी सुरक्षित है, ना अल्पसंख्यक सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है और उन सब में भी इन सभी तबकों की जो महिलाएं हैं वो असुरक्षित है। एक धर्म विशेष का, एक समूह विशेष का होने की वजह से जो है उनको और ज्यादा निशाना बना करके उनके ऊपर हमला किया जाता है और ऐसा करने वालों को संरक्षण दिया जाता है। इस बात को दिखा रहा है कि डबल इंजन की सरकारों में महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं। मनीषा के केस में तो और ज़्यादा साफ हुआ है जिस तरह से पुलिस ने लापरवाही बरती है, जिस तरह से सरकार को कई दिन लग गए उन चंद एसएचओ और जो रिलेटेड कंसर्न जो पुलिस स्टाफ था उसके ऊपर कुछ सस्पेंशन तक भी कार्रवाई करने में। ये तो उनका रवैया दिखाता है और ये मतलब जितनी बर्बरता के साथ उसको अंजाम दिया गया है और उसके बारे में जिस तरह की बातें बताई गई हैं, जिस तरह से बताया गया है कि वो एक सुसाइड बनाने की कोशिश की गई है और जितनी बर्बरता वो दिखाई गई, एक्चुअली वो दिखाता है कि डबल इंजन की सरकारों में महिलाएं। और देखिए ये लड़की मतलब एक ये टीचर थी, ये पढ़ना चाहती थी, ये जो है पढ़ना, ये अपनी ट्रेनिंग करके वापस लौट रही थी और जिस तरीके से इनके साथ हुआ और उसकी सच्चाई को सामने आने से जिस तरह से रोका गया, वो एक्चुअली दिखाता है कि सच में कहीं ना कहीं कि कुछ बहुत दबंग और कुछ बहुत शक्तिशाली लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं जिनको बचाने के लिए ये किया जा रहा है। जिस तरह से उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए जिस तरह से सरकार की तत्परता नहीं नज़र आ रही है। बहुत देर के बाद सरकार ने कुछ कदम उठाए, वो भी तब जब जो है भिवानी के अंदर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, हरियाणा के एक बहुत बड़े हिस्से में लगातार प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद जाकर के पुलिस हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कुछ कदम उठाए। ये केवल एक हरियाणा का सवाल नहीं है। डबल इंजन की सरकारों में हम देखते हैं उड़ीसा में, पिछले दिनों उड़ीसा में 3-4 लगातार इस तरह के मामले आए जहां दलित लड़कियों को, है ना, सबसे पहले तो वो मामला आया जब उस एक छात्रा, कॉलेज के स्टूडेंट ने अपने आप को आग लगा ली। उसके बाद एक लड़की जो है नाबालिग लड़की, वो नाबालिग लड़की किस तरीके से उसको जलाया गया, उसकी बाद में डेथ हुई इलाज के दौरान। इस तरह से हम देख रहे हैं कि और उड़ीसा में तो एक इस तरह का मामला भी सामने आया जब अपनी मर्जी से शादी करने वाले दंपति को किस तरह से बैल की जगह पर उनको जोत दिया गया हल के रूप में। तो ये हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये एक तरफ महिलाओं को अपनी पसंद की स्वतंत्रता के ऊपर उनके कैसे हमला किया जा रहा है, कैसे पितृसत्ता को संरक्षण राजकीय ताकतों द्वारा दिया जा रहा है। और ये हमने पिछले दिनों भी देखा इसी जंतर मंतर पर जहाँ खड़े होकर आज हम बातचीत कर रहे हैं, कैसे वो आरोपी जो ब्रजभूषण शरण सिंह है उसके खिलाफ जिस तरह से महिला पहलवान बैठी, जिस तरह से महिला आंदोलनकारी यहाँ पर बैठे और कैसे उनके ऊपर दमन किया गया और ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए जिस तरह से पूरा तंत्र सामने आया, ये हम देखते आ रहे हैं कि इस मौजूदा मुहिम के दौर में 2014 से हमने देखा एक विशेष जो कैरेक्टरिस्टिक, एक विशिष्ट जो चरित्र हमने इस रिजीम के दौरान देखा, महिलाओं पे अत्याचारों का, महिलाओं पे जो जुल्म करने वाले हैं, महिलाओं पे जो अन्याय करने के, महिलाओं के साथ जो अपराध करने वाले आरोपी हैं, उनके समर्थन में किस तरह से पूरा तंत्र आ जाता है। और जब तक आंदोलन नहीं होते हैं, जब तक सजगता के साथ, सचेतनता के साथ कुछ आंदोलन नहीं किए जाते, तो थोड़ी सी भी कार्रवाई नहीं होती है। ये हमने देखा। एक तरफ कहा जाता है कि महिलाओं को भागीदारी देने की बात, सुरक्षा की बात कही जाती है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तमाम राज्यों में महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को जिस तरीके से नकारा जाता है, कैसे देखती हैं? बिल्कुल, ये देखिए एक के बाद एक, खासकर आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। हाल ही में हमने देखा किस तरीके से छत्तीसगढ़ की 2 नन महिलाओं को जो है टारगेट करके आपने जो है उनके ऊपर आरोप लगाया और किस तरह से फिर उच्च न्यायालय और जनता के कुछ आंदोलन की वजह से जो है उनको जाकर के बेल मिली। ये हम देख रहे हैं लगातार और ये दिखाता है कि इस मौजूदा
मुहिम जो कि आरएसएस के द्वारा जिसका दर्शन आरएसएस का है, जो ये मौजूदा हिंदुत्ववादी दर्शन की सरकार जिस तरह से राज में है और ये जिस तरह से पितृसत्ता को औरतों के ऊपर थोपती है और उसका संरक्षण और बचाव करती है पितृसत्ता का, तो ये हम देख रहे हैं कि इनके दौर में ना आदिवासी सुरक्षित है, ना अल्पसंख्यक सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, और उन सब में भी इन सभी तबकों की जो महिलाएं हैं वो असुरक्षित है। महिलाओं को विशेष निशाना बनाया जाता है, उनके लिए जो बुनियादी सहूलियतें हैं वो भी नहीं की जाती है, और उनको एक धर्म विशेष का, एक समूह विशेष का होने की वजह से जो है उनको और ज़्यादा निशाना बना करके उनके ऊपर हमला किया जाता है और ऐसा करने वालों को संरक्षण दिया जाता है। ये मुख्य बात आपने आरएसएस का नाम लिया, लेकिन प्रधानमंत्री लाल किला से बोलते हैं 15 अगस्त को कि आरएसएस एक एनजीओ है जो अपने 100 साल के करियर में इस देश की योगदान, मतलब इस देश को बढ़ाने के लिए योगदान रहा है उसका। बिल्कुल, उनका योगदान कहाँ पर रहा है, ये हम इतिहास की किताबें, वो इतिहास जिसको आज किसी तरीके से ये विकृत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, परंतु उसके बाद भी इतिहास तो इतिहास है, जो सच है वो सच है, और सच ये है कि अंग्रेज उपनिवेशवाद के खिलाफ ब्रिटिश विरोधी जनता के आंदोलन में हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों का राज था तो आरएसएस का उस अंग्रेज विरोधी राज में कहीं कोई रोल नहीं था। ये इतिहास है, ये कहीं से कोई छिपा हुआ नहीं है। हिंदुस्तान की जनता लड़ी थी, हिंदुस्तान के हिंदू, मुसलमान, दलित, आदिवासी सबने मिलकर के अंग्रेजी राज का विरोध किया था, और वो रजवाड़े जो अंग्रेजों के साथ थे, खुद अंग्रेज इतिहासकार इस बात को लिखते हैं कि जो रजवाड़े, जो रियासतें अंग्रेजों के साथ रहे, उनकी वजह से ही अंग्रेजों का इस देश में राज कायम रहा, और हिंदुस्तान के आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजों के राज के विरोध के आंदोलन में आरएसएस का कोई रोल नहीं रहा। ये सच बात है, ये इतिहास की सच्चाई है। इसको चाहे आप लाल किला से बोल लीजिए कि विकास में बहुत योगदान है, परंतु सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों से मुक्त कराने में उनका कोई रोल नहीं है। मैम, कैसे देखती हैं कि अभी सरकार जो है पार्लियामेंट में एक बिल लेके आती है जिसमें अगर 30 दिन तक कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई मंत्री अगर जेल में रहता है किसी भी जरिए से, तो उसकी पार्टी से हटा दिया जाता है, उसे मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। इसे कैसे देखती हैं? देखिए, इसको मैं समझती हूँ कि असल में इस मुहिम में एक खास जो बात रही है, इस मुहिम के राज के और इसका जो पूरा एक लक्ष्य रहा है, भारत के संघीय ढांचे के ऊपर हमले का रहा है। भारत के अंदर संघीय ढांचे को कमज़ोर करने की दृष्टि से ही एनआईए को और ज़्यादा ताकतें दी गई। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे केस जो स्टेट की पुलिस करती होती है उसको आपने कैप्चर करके एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, अब उसको हैंडल करेगी। और तो ये हम कहना चाहते हैं कि संघीय ढांचे के ऊपर एक विशेष हमला रहा है, और इसी में हम देखते हैं कि जहाँ पर बीजेपी वाली सरकारें नहीं है, वहाँ पर उनके मुख्यमंत्रियों को तंग करने का एक विशेष निशाना वो सरकारें रही हैं। और ये इस तरीके से ये बिल्कुल एक असंवैधानिक बिल और एक असंवैधानिक प्रावधान लाने की जो एक कोशिश की गई है, जिसका बिल्कुल ठीक तरीके से विरोध भी किया जा रहा है। और ये पूरा उनका कोशिश यही है कि जो भी सरकार का विरोध करे, सरकारों का विरोध करना मतलब लोकतंत्र में तो यही होता है ना कि लोकतंत्र में जनता को अधिकार होता है, लोकतंत्र में सरकार तानाशाह ना बने, क्योंकि संविधान सुप्रीम है। भारत का संविधान सुप्रीम है। भारत का संविधान रूल ऑफ लॉ की बात करता है, कानून का शासन होना चाहिए, कानून के राज का शासन होना चाहिए। और इस तरीके से जो भी इनका विरोध करेगा, जो इनकी पार्टी में नहीं रहेगा, उसको जो है आप किसी भी तरीके से, आज तो हम देख रहे हैं किस तरीके से ईडी, सीबीआई, तमाम जो सेंट्रल इन एजेंसीज का जो इंडिपेंडेंस है उसको ख़त्म किया जा रहा है। इन एजेंसीज के अंदर जो है, इन एजेंसीज का एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए जो पार्टी का मुख्यमंत्री, जो पार्टी का एमपी
आपका साथ में नहीं खड़ा होगा, आप उसको जेल में बंद करने में कितनी वो जाती है। हम जानते हैं कि किस तरीके से जेलों में बंद किया जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कितने सारे मामलों में कहा कि ईडी को कि आप बिना ट्रायल के लोगों को जो है आप कस्टडी में कैसे रख सकते हैं बिना उनको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताए। ये किस तरीके का आप काम कर रहे हैं और ये करते हैं इस तरह का, और दरअसल में इनका विरोध कोई ना कर सके इसलिए जो है वो सरकारों को उखाड़ने की कोशिश करेंगे, नेताओं को अंदर बंद करके। बेसिकली ये कि इनका विरोध ना हो सके, विपक्ष को एकदम जो संसदीय विपक्ष है उसको भी खत्म करने की इनकी कोशिश है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।